नमस्कार दोस्तों, बचपन में याद है हमारे मम्मी पापा हमसे अक्सर कहा करते थे इतना टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे। और अफसोस आज के दिन की सच्चाई पता है क्या है? चश्मे लग Kids become nearsighted. There's so many nearsighted kids these days. Children are having trouble seeing things that are far away. Nearsightedness increased in kids. अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है, इसका मतलब है कि आपको नियर साइटेडनेस है। साइंटिफिक भाषा में इसे मायोपिया कहा जाता है। और इसको लेकर जो डेटा है वो बहुत ही शॉकिंग है। इंडिया में 5 से 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मायोपिया का रेट आज से 20 साल पहले 4.5% हुआ करता था। आज यही नंबर 21% क्रॉस कर गया है, यानी कि देश में रहने वाले हर 5 में से एक बच्चे को चश्मे लगे हैं। आज के दिन हालत ये हो चुकी है कि मायोपिया को एक एपिडेमिक कंसिडर किया जाता है और प्रिडिक्शन करी गई है कि साल 2050 तक दुनिया में रहने वाले हर दूसरे इंसान को चश्मे लगेंगे। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर आपको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं तो क्या आप अपनी आंखों को नेचुरल तरीके से वापस ठीक कर सकते हो? और अगर आपको चश्मे नहीं लगे तो स्मार्टफोन की दुनिया में कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हो? क्या असली कारण होते हैं मायोपिया के पीछे? आज के वीडियो में दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज को समझते हुए। करोड़ों बच्चों को चश्मे लग गए। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा दोस्तों कि इंसानों की आंखें काम कैसे करती हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम देख सकते हो आंख का। एक ह्यूमन आई बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। स्कूल में कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने। ये वो लेंसेज होते हैं जो आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज कर देते हैं। एक फोकस पॉइंट पर सारी लाइट रेज इकट्ठी हो जाती है लेंस से पास होने के बाद। एक नॉर्मल इंसान की आंख में जो ये फोकल पॉइंट होता है, ये आंख का बैक वाला हिस्सा होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। अगर आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही हैं तो जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर आती है वो सबसे पहले कॉर्निया पर लगती है जो आउटर मोस्ट लेयर है, फिर प्यूपिल के थ्रू होती हुई वो एक लेंस के थ्रू जाती है जो इंसानों के आंखों के अंदर एक लेंस है। इसी रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है जिसकी मदद से हम एक्चुअली में देख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि आपको लगेगा कि लाइट रेस को बेंड करने का काम हमारे आंखों के अंदर मौजूद ये लेंस कर रही है, लेकिन लेंस से भी ज्यादा काम हमारा कॉर्निया कर रहा है एक्चुअली में। करीब 70% लाइट की बेंडिंग जो हमारी आंखों में होती है वो कॉर्निया करता है। उसके बाद जो लेंस आती है वो बस थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपकी कॉर्निया की शेप बदल चुकी है। इनफैक्ट जब लोगों को मायोपिया या हाइपरोपिया होता है तो उनकी आई बॉल की शेप ही बदल जाती है। इन डायग्राम्स को देखो, मायोपिया में जो आई बॉल होती है वो ज्यादा खिंच जाती है, इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोकल पॉइंट होता है वो रेटिना पर नहीं होता बल्कि रेटिना से पहले होता है फॉर्म। और दूसरा केस, अगर आपकी पास की नजर कमजोर है तो इसका मतलब आपको हाइपरोपिया है या फिर इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसमें आपकी आंख पिचक सी जाती है, जो पास की चीजें हैं वो ब्लरी दिखाई देती हैं क्योंकि लाइट रेज जो है वो रेटिना के बाद में कॉन्वर्ज हो रही हैं। फोकल पॉइंट रेटिना के बाद में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि इंसानों में आमतौर पर सभी न्यूबॉर्न बेबीज की जो आंखें होती हैं वो ऑलरेडी पिचकी हुई होती हैं। ये हाइपरोपिया वाली आंखें होती हैं। तो न्यूबॉर्न बच्चे 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं वो पास की चीजें अच्छे से देख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आई बॉल्स सही साइज की बन जाती है। इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल की एज के बाद बच्चों को नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर आपके मन में शायद आए कि लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है वो तो फिक्स्ड होती है, तो ऐसा कैसे कि इंसान दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं? हमें अपनी फोकल लेंथ बार बार बदलने के लिए लेंस की शेप को भी बार बार बदलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये काम किया जाता है इंसानों की आंखों में आई मसल्स के द्वारा, जिन्हें सिलरी मसल्स भी कहा जाता है। अपनी आंखों के सामने एक बार अपनी उंगली ऐसे दूर रख के देखो और धीरे धीरे अपनी उंगली को देखते रहो और अपने आंखों के पास लाते रहो। आप देखोगे कि कैसे आपकी आंखें पास 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 फोकस किए जा रही हैं और आपकी जो आई मसल्स है वो और ज्यादा स्ट्रेस में। आपको फील होगा कि आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है जैसे ही आप जितना ज्यादा पास देखना चाह रहे हो, क्योंकि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पास की चीजें देखने के लिए। सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से लेंस की शेप बदल जाती है। जब आप पास की चीजें देखते हो जो लेंस है वो ज्यादा राउंड बन जाती है, और जब आप दूर की चीजें देखते हो तो सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं ताकि लेंस की शेप और फ्लैटन आउट हो सके।
आंखों की इस एबिलिटी को अकोमोडेशन कहा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली सिलरी मसल्स की अपनी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज्यादा वो लेंस की शेप चेंज नहीं कर सकती, और जब लोगों की आई बॉल की शेप मायोपिया की वजह से वैसे ही इलोंगेट हो जाती है तो सिलरी मसल्स वहां ज्यादा मदद कर नहीं सकती। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि लोगों को मायोपिया होता ही क्यों है, कुछ लोगों की आई बॉल की शेप क्यों इलोंगेट हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती। यहाँ पर 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है नियर वर्क थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जितना ज्यादा समय हम बिताएंगे पास की चीजों को देखने में, उतना ही ज्यादा हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारी सिलरी मसल्स को काम करना पड़ेगा, और उतनी ही ज्यादा देर तक हमारी आई बॉल ज्यादा गोल बनकर रहेगी, स्क्वीज्ड रहेगी। और जितना ज्यादा समय आई बॉल स्क्वीज रहेगी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आई बॉल को वापस रिलैक्स कर पाना। यह है नियर वर्क थ्योरी। जितना समय आप बिताओगे किताबें पढ़ते वक्त, फोन के स्क्रीन को देखते हुए, लैपटॉप के स्क्रीन को देखते हुए, आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक और थ्योरी थी जिसे कई सालों तक माना जाता था कि वही असली कारण है मायोपिया के पीछे, डीएनए थ्योरी। साइंटिस्ट का मानना था कि कोई कारण नहीं है मायोपिया के पीछे, बस ये जेनेटिक्स से रिलेटेड। आपका डीएनए बताएगा कि आपको मायोपिया होगा या नहीं होगा, और ये चीज हेरिडेटरी है। अगर आपके फैमिली में चली आ रही है चीज, चश्मे लगे हैं सबको, तो आपको भी चश्मे लगेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये डीएनए थ्योरी साल 1970s तक आते आते फेल होने लगी, क्योंकि 1969 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई अलास्का में रहने वाले आदिवासी लोगों पर। वहां यह पाया गया कि जो मिडिल एज्ड और बुजुर्ग लोग थे अलास्का में रहने वाले, उनमें तो कभी मायोपिया नहीं देखने को मिला, लेकिन बच्चों में और टीनेजर्स में मायोपिया के रेट्स 50% से ज्यादा थे। एक ही जनरेशन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आना, ये जेनेटिक्स तो इसके पीछे कारण नहीं हो सकता। स्पेशली तब जब देखा गया कि जो बच्चे थे वो वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे थे। यहां पर जन्म हुआ नियर वर्क थ्योरी का दोस्तों। हालांकि ये नियर वर्क थ्योरी भी अपने आप में कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। टेक्निकली 400 साल से ज्यादा पुरानी थी ये थ्योरी, जब योहानस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने साल 1604 में पहली दफा सजेस्ट किया था कि ये कारण हो सकता है चश्मे लगने के पीछे, जब उनको खुद चश्मे लगे थे। लेकिन 1970s से ये नियर वर्क थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी बनने लगी साइंटिस्ट के बीच में। ऐसा देखा जाने लगा कि जितने ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं, जितनी एकेडमिक एक पॉपुलेशन है, उतने ही ज्यादा चश्मे उन लोगों में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली भी ब्रिटिश डॉक्टर्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनमें कहीं ज्यादा मायोपिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू मिलिट्री रिक्रूट्स जो थे, जो लोग आर्मी में भर्ती थे। एक लेट 19th सेंचुरी की हैंडबुक में यह भी सजेस्ट किया गया था कि अगर मायोपिया को आपको ट्रीट करना है तो आपको हवा बदलने की जरूरत है, एक सी वोयाज लेने की जरूरत है। तो आज के दिन इसी नियर वर्क थ्योरी को एक्सटेंड किया जा सकता है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर। वही चीज जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, इतना ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, पास बैठकर टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। क्या ये चीज सच थी? नियर वर्क थ्योरी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसे प्रूफ कर पाना काफी मुश्किल रहा है। इनफैक्ट कई लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज ने इस थ्योरी में भी लूप होल्स पाए हैं। 2008 में कंडक्ट करी गई ये वाली ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने यह पाया कि एक्चुअली में इससे फर्क नहीं पड़ता कि टोटल कितना समय आप नियर वर्क चीजों में बिता रहे हो, बल्कि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके एक सेशन की इंटेंसिटी कितनी है। 2015 में एक ये मेटा एनालिसिस करी गई नियर वर्क थ्योरी पर की गई साइंटिफिक स्टडीज पर। इसने पाया कि हर 1 घंटा एक हफ्ते में जो आप बिताते हो नियर वर्क करने में, उससे आपका मायोपिया का चांस 2% बढ़ जाता है। यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा अगर आप पास की चीजें देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, फोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इन सब चीजों से मायोपिया का रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्टडीज ने यहाँ इनकंसिस्टेंसीज देखनी शुरू करी इस नियर वर्क थ्योरी में। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्या ये सही में इसलिए हो रहा है कि लोग नियर वर्क कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है, कोई ऐसा कारण जो बहुत को रिलेटेड हो नियर वर्क करने से, जिसकी वजह से मायोपिया हो रहा हो। यहाँ आती है हमारी तीसरी और लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी दोस्तों, जो कि है आउटसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बच्चों को नियर वर्क से मायोपिया नहीं हो रहा है, बल्कि मायोपिया इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाहर आउटडोर्स में कम समय बिता रहे हैं। डे लाइट का जो एक्सपोजर है वो है मेन वेरिएबल मायोपिया होने के पीछे। आज के दिन दोस्तों ज्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है कि आउटसाइड थ्योरी ही मेन कारण है मायोपिया होने के पीछे। 2007 में एक बहुत बड़ी स्टडी करी गई थी कैलिफोर्निया में रहने वाले बच्चों पर, जिसने पाया कि एक्चुअली में बच्चे जब बाहर रहते हैं, आउटडोर्स में रहते हैं, उससे मायोपिया होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगले साल 2008 में सिडनी में एक स्टडी करी गई 4000 से ज्यादा बच्चों पर। 3 सालों तक इस स्टडी में बच्चों को ऑब्जर्व किया गया, वेरिएबल्स देखे गए कि वो कितना बाहर खेल रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर है कितना नियर वर्क कर रहे हैं, और सेम कंक्लूजन रीच हुआ। बाहर रहकर बच्चे किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, या सिर्फ बाहर टहल रहे हैं,
इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि बाहर रहना जरूरी है। इस थ्योरी ने इस चीज को भी प्रूव किया कि मायोपिया को अक्सर एक डिजीज ऑफ एफ्लुएंस क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर देशों में ज्यादा देखने को मिलती है, गरीब देशों में कम। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बच्चे ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, लोग ज्यादा कंप्यूटर पर काम करने लगते हैं, लोग आउटडोर्स में कम समय बिताते हैं, तो मायोपिया ज्यादा देखने को मिलता है। जानवरों पर भी कई स्टडीज करी गई ये पता करने के लिए कि आंखों में एक्चुअली हो क्या रहा है। जब हम बाहर समय बिताते हैं तो आंखों में क्या बदलाव आता है जिसकी वजह से मायोपिया हमें नहीं होता। तो ये पाया गया कि जब हमें ब्राइट लाइट का एक्सपोजर मिलता है, सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है हमें, तो हमारे रेटिना में डोपामिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और डोपामिन जो है वो हमारी आंखों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी आंख इतनी इलोंगेट नहीं होती, लेकिन अगर डोपामिन की कमी होगी तो आंख इलोंगेट होने लग जाती है। आंख को पता नहीं होता कि कब ग्रो करना बंद करना। ह्यूमन ट्रायल्स भी किए गए इस थ्योरी को साबित करने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट वंस ताइवान के एक कॉलेज में किया गया, जिसे साल 2020 में पब्लिश किया था। ताइवान के लाखों प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया 2001 और 2015 के बीच में। 2010 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था ताइवान में, जब उनकी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, तियान तियान आउटडोर 120। इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों को कहा गया कि ये इंश्योर करो कि बच्चे कम से कम 2 घंटे बाहर बिताएं। और इस प्रोग्राम के इंप्लीमेंट होने के कुछ ही सालों बाद एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। 2012 में मायोपिया के रेट्स ताइवान में 49.4% थे इन बच्चों में, और 2015 तक मायोपिया के रेट्स गिरकर 46.1% हो चुके थे। यानी बच्चों ने सिर्फ 2 घंटे बाहर समय बिताया हर दिन, और इसी से ही चश्मे लगने कम हो गए। एग्जैक्टली यहां पर कितनी डे लाइट की जरूरत है जिससे रेटिना में डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ती है, ये चीज अभी भी अनक्लियर है। लेकिन 10,000 लक्स की जो ब्राइटनेस है, इसे एक अच्छा बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है। लक्स जो है वो इल्यूमिनेंस की एक यूनिट है। कितनी रोशनी है एक जगह पर, उसे लक्स में मेजर किया जाता है। अगर आप किसी दिन बाहर निकलो, जिस दिन अच्छी खासी धूप निकली हो, लेकिन सिर्फ छांव में बैठे हो आप, तब भी बड़ी आसानी से 10,000 लक्स की ब्राइटनेस हो जाती है। ट्रॉपिकल देशों में जहां डायरेक्ट सनलाइट होती है, वहां पर बड़ी आसानी से 1 लाख लक्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इंडोर्स में रहते हो, चाहे आपने सारी खिड़की दरवाजे खोल भी रखे हो, लेकिन घर के अंदर बैठे हो, आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, तो 1000 लक्स की ब्राइटनेस भी पार नहीं हो पाती। अब आप में से कुछ लोग सोचो शायद कि हम आर्टिफिशियली अगर इतनी लाइटें लगा दें कमरे के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, कि 10,000 लक्स की ब्राइटनेस रीच हो पाए, तो उससे असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन 10,000 लक्स की ब्राइटनेस एक कमरे के अंदर लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी लाइटें लगानी पड़ेंगी आपको कमरे के अंदर, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उन लाइटों से कि स्पेशल एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ेगी कमरे को कूल रखने के लिए। और उतनी ब्राइटनेस में एक्चुअली में काम कर पाना ढंग से आसान नहीं होता। तो इसलिए बेहतर यही है कि बाहर निकल। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि मायोपिया कोई मजाक में लेने वाली प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो यार कौन सी बड़ी चीज है, चश्मे ही तो लगने हैं, चश्मे लगाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज ने पाया है कि मायोपिया और ब्लाइंडनेस के बीच में भी एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थेल्मोलॉजी और विजुअल साइंस जर्नल में पब्लिश की गई नवंबर 2020 की एक स्टडी ने प्रिडिक्ट किया कि 2050 तक 10% पॉपुलेशन को दुनिया भर में हाई ग्रेड मायोपिया होगा। हाई ग्रेड मायोपिया का मतलब है अगर आपके चश्मे का नंबर -6 या उससे कम है, तो जितना ज्यादा आपके चश्मे का नंबर है उतनी ही ज्यादा आपकी आंख इलोंगेटेड है। और हाई ग्रेड मायोपिया होने का मतलब है कि फ्यूचर में आपके अंधे होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेटिना है वो एक फाइनाइट अमाउंट में मौजूद है आंख में, लेकिन अगर आंख और ग्रो करती रही और इलोंगेट होती रही तो ये ऐसा हो गया कि मान लो आपके पास जो ब्रेड पर बटर लगाते हो, बटर की संख्या उतनी ही है लेकिन ब्रेड और बड़ी होती जा रही, तो आपको बटर को और पतला करके स्प्रेड आउट करते रहना पड़ेगा ब्रेड पर। रेटिना को भी और पतला होकर स्प्रेड आउट होते रहना पड़ेगा आंख के उस एरिया पर। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर यह है कि रेटिना इतना पतला हो जाए कि वो लिटरली फटने लगे। और रेटिना फट गया तो इसे रेटिनल टियर कहा जाता है, और फट कर अगर ये बाहर ही निकल गया बिल्कुल तो उसे रेटिनल डिटैचमेंट कहा जाता है, और ऐसे केस में आप अंधे हो जाओगे। 2019 में पब्लिश की गई एक स्टडी ने बताया कि हर एक डायोप्टर से जब आपके चश्मे का नंबर बढ़ता है, आपको मायोपिक मैक्यूलोपैथी होने का रिस्क 67% से बढ़ जाता है। ये एक और अनट्रीटेबल कंडीशन है जिससे आप अंधे हो सकते हो। और इतना ही नहीं, मायोपिक आंखों में और बाकी बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जैसे कि ग्लाउकोमा। 2019 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने एक टास्क फोर्स बिठाई थी ताकि लोग मायोपिया को एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखने लगे। लेकिन इसके एक ही साल बाद कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, जहां पर लॉकडाउन्स हुए दुनिया भर में, लोगों को घर के अंदर रहने को फोर्स किया गया और इससे हालत बद से बदतर हो गई। चाइना में की गई एक स्टडी ने बच्चों में मायोपिया रेट्स को कंपेयर किया पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद। 2015 से 19 तक का जो समय था
उसमें पाया गया कि 6 साल के बच्चों में चाइना में मायोपिया के रेट्स 5.7% पर थे, लेकिन जून 2020 में 5 महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद बच्चों में मायोपिया के रेट्स देखे गए तो वो 21.5% पर थे। इमेजिन करो 6 साल के बच्चों में भी हर 5 में से एक बच्चे को चश्मे लग गए। घर के अंदर बंद रहना, बाहर आउटडोर्स में सिर्फ 5 महीने तक ना जाना, उससे ये हो सकता है। चाइना के लिए ये चीज एक नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि जब एयरफोर्स में आपको भर्ती होना होता है, पायलट बनना होता है, तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर 90% बच्चों को चश्मे लगेंगे तो कहां से एयरफोर्स के लिए पायलट मिलेंगे उन्हें। इंडिया में भी हालत बड़ी तेजी से बिगड़ रही है। जो डेटा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था वो 2021 की स्टडी पर बेस्ड था। 5 to 15 ईयर ओल्ड का जो एज ग्रुप है अर्बन बच्चों का, साल 1999 में 4.44% को मायोपिया था, लेकिन 2019 तक 21.15% बच्चों को मायोपिया हुआ। और इसी स्टडी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2050 तक 48.14% बच्चों को इंडिया में मायोपिया होगा, यानी शहरों में रहने वाले हर 2 में से 1 बच्चे को चश्मे लगेंगे। तो जब बात सॉल्यूशंस की आती है तो तीनों थ्योरीज को हमें यहाँ पर अकाउंट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएनए वाली थ्योरी कंप्लीटली गलत है। कुछ लोगों में मायोपिया एक्चुअली में जेनेटिक रीजंस की वजह से ही होता है, और ये बात भी सच है कि अगर आपके पेरेंट्स को मायोपिया है तो आपके मायोपिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आउटसाइड वाली थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उससे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उसके बाद नियर वर्क वाली थ्योरी, और फिर आती है जेनेटिक्स। अब हमारी जेनेटिक्स हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो उसको लेकर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी हम अपनी आंखों को बचाने के लिए कर सकते हैं वो इन बाकी 2 थ्योरीज से रिलेटेड है। हमें प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेने चाहिए इन दोनों थ्योरीज को अकाउंट में लेते हुए। पहला, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलो, डे लाइट में, धूप में समय बिताओ। हालांकि जब आप ऐसा करो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि सनलाइट का स्किन पर एक बुरा असर पड़ता है, जिससे स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अपने नियर वर्क की इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करो। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक इनडायरेक्ट असर पड़ता है आपकी आंखों पर। जैसे कि टेबल टेनिस जैसा स्पोर्ट भी हुआ, बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट हुआ, वहां पर आपकी आंखें दूर पर फोकस करती हैं, फिर पास पर फोकस करती हैं जब बॉल या शटल पास आती है, तो इससे आपकी आंखों को रिलैक्स होने का अच्छा मौका मिल पाता है। आंखें हमेशा स्ट्रेन में नहीं रहती फोन पर जब आप देखते हो, किताबें जब आप पढ़ते हो। तो ये जो सोल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये बाकी कई देशों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी करने शुरू कर दिए। साल 2018 में जी जिनपिंग ने कहा था कि चाइना के लिए चाइल्डहुड मायोपिया को कंट्रोल करना एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। 2021 में चाइना ने वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री पर और प्राइवेट ट्यूटरिंग पर क्रैकडाउन करना शुरू किया। 6 और 7 साल के बच्चों के लिए अब रिटन एग्जाम्स को खत्म कर दिया गया है चाइना में। कुछ स्कूलों ने तो अपने डेस्क पर एक मेटल के बार्स भी लगा दिए, ताकि बच्चे अपना किताबों में लिखते समय, किताबों में पढ़ते समय ज्यादा पास से ना देखें किताबों को। इसके अलावा वीडियो गेम्स के प्लेइंग टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया है। 2019 में सिंगापुर की सरकार ने भी कई ऐसे कदम उठाए। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3rd और 5th क्लास के बच्चों के लिए मिड ईयर एग्जामिनेशंस को खत्म कर दी, ताकि बच्चे किताबों में कम बल्कि बाहर खेलते हुए ज्यादा समय बिताएं। प्री स्कूल्स में आउटडोर्स टाइम को डबल किया गया कि कम से कम 1 घंटा एक दिन में बच्चे बाहर खेलें। अच्छा, ये तो सारी हुई प्रिवेंटेटिव मेजर्स। उन लोगों का क्या जिनको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं? अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि मायोपिया एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। एक बार आपकी आंख इलोंगेट हो गई तो वो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज जरूर है, आप अपनी आंख को और इलोंगेट होने से रोक सकते हो। यही सारी चीजें करो जो मैंने कही, तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ने से रुक सकता है। आपकी आंखें और ज्यादा खराब नहीं होंगी। और हालांकि कोई नेचुरल तरीका नहीं है आंखों को वापस ठीक करने का, लेकिन एक आर्टिफिशियल लेजिक सर्जरी जरूर करी जा सकती है आंखों की, जिससे कि आपका विजन नॉर्मल हो जाए। इस सर्जरी में किया जाता है, कॉर्निया की शेप बदली जाती है। लेजर के जरिए बहुत ही माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स आपके कॉर्निया के टिश्यू का हटाया जाता है, ताकि उसकी शेप ऐसी हो सके कि आपकी आंखों को नॉर्मल विजन मिल सके। इस पूरे प्रोसीजर को करने में सिर्फ 15 से 30 मिनट का ही समय लगता है, और आंखों में एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स डाली जाती हैं ताकि आपको दर्द कम हो। हालांकि कुछ लोगों को इस सर्जरी करने के बाद फिर भी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो ये एक सेफ प्रोसीजर है। इसको कराने के बाद आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आंखों का नॉर्मल विजन वापस आ जाता है। हालांकि अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली जाएंगी तो आंखें वापस खराब हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल आई ड्रॉप्स और कुछ स्पेशल लेंसेज भी होती हैं, जिससे बच्चों में मायोपिया के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। इन लेंसेज को ऑर्थोकेराटोलॉजी लेंसेज या ऑर्थो के लेंसेज करके पुकारा जाता है। ये रात में पहनने वाली कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जिससे टेम्परेरली कॉर्निया के जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो बेसिकली थिकन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म यूज अगर इसका किया जाए तो इससे डे टाइम में भी विजन इंप्रूव हो सकता है। लेकिन ऑर्थो के लेंसेज आई बॉल के शेप को नहीं बदलती।
तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल है। इसे लॉन्ग टर्म में यूज करते रहना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। कहा जाता है कि मायोपिया के प्रोग्रेशन को ये ट्रीटमेंट्स अराउंड 50% से धीरे कर सकती हैं, लेकिन ये अभी भी चर्चा का मुद्दा है। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं और मेरी राय में पूछो तो बेस्ट तो वही प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं जो मैंने पहले बताए। हमेशा जब भी नियर वर्क आप करें, ब्रेक्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर समय बिताइए, वीडियो गेम्स पर, कंप्यूटर्स पर कम समय बिताइए। और जब लॉन्ग टर्म में आप ऐसा करेंगे तो आप चश्मों से बच पाएंगे। और अगर आपको चश्मे नहीं लगे हैं तो चश्मों को सोल्यूशन की तरह मत ट्रीट कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इतनी ही डिटेल। बहुत बहुत धन्यवाद।